गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आधुनिक काल में हम लोग देख रहे थे द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग की आज ये चौथी क्लास है। ठीक है, 3 क्लासेस हो चुकी हैं और इसमें हम लगभग 5-6 कवियों को देख भी चुके थे द्विवेदी युग को, जिसमें से हम लोग सबसे पहले जो देखे थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद अगर बात करें कि किनको किनको देखे हैं, तो थोड़ा एक दृष्टिकोण में उनको हम लोग देख ही लेते हैं आज। सबसे पहले इस क्लास में हम लोग द्विवेदी युग जो पढ़ रहे थे उसके क्लासों में 3 क्लास में कौन कौन कवि हो गए, तो एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को देख लिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद दूसरे कवि के रूप में हम लोग सत्यनारायण को देख लिए थे, कवि रत्न सत्य नारायण कवि रत्न को देख लिए थे। देखे थे ना सत्यनारायण कवि रत्न का, कवि रत्न को, जिसमें इनकी रचना वंदे मातरम कृष्ण करदंता। उसके बाद रामचरित उपाध्याय को देख लिए। रामचरित उपाध्याय को देखे। रामचरित उपाध्याय के बाद फिर इनके रामचरित उपाध्याय के बाद हम लोग इनको देख लिए थे मुकुटधर पांडे को देख लिए थे। मुकुटधर पांडे को देखे थे। इनके भाई लोचन प्रसाद पांडे को देख लिए थे। लोचन प्रसाद पांडे को देखे थे। लोचन प्रसाद पांडे के बाद रूप नारायण पांडे को देखे थे। रूप नारायण पांडे को देखे थे। रूप नारायण पांडे के बाद हम लोग रूप नारायण पांडे के बाद श्रीधर पाठक को देख लिए थे। श्रीधर पाठक को देख लिए थे। श्रीधर पाठक के बाद राय देवी प्रसाद पूर्ण को देख लिए थे। राय देवी प्रसाद पूर्ण को देख लिए थे। और राय देवी प्रसाद पूर्ण के बाद हम लोग यानी कि 8 कवि को देख चुके थे। राय देवी प्रसाद पूर्ण, श्रीधर पाठक, ये सब हो गए थे। और आज हम लोग इन कवियों के बाद, इतने कवि तो हो गए 3 क्लास में, आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे राम नरेश त्रिपाठी को। महत्वपूर्ण कवि हैं और इनकी रचनाएं भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अर्थात ये 8 कवि हो चुके हैं। इन 8 के बाद आज चौथी क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे राम नरेश त्रिपाठी को। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण कवि हैं ये इस कालखंड के। राम नरेश त्रिपाठी। अगर राम नरेश त्रिपाठी की बात करें कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी, इनका जन्म, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ठीक है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 1962 में हुआ था शायद ना जी, कंफर्म है 1962। आप लोग शायद में रहते हैं, हम कंफर्म में रहते हैं। ठीक है, जन्म 1889 और निधन 1962। अब इनकी अगर रचनाओं को देखिए, रचनाएं, तो रचनाएं इनकी जो मिलती हैं वो, इनकी रचनाएं 3 प्रकार की मिलती हैं। कौन कौन? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और संकलित काव्य संग्रह। तो सबसे पहले रचनाओं में इनका हम लोग देख लेते हैं मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य इनका कौन कौन सा है? अगर इनके मुक्तक काव्य को देखें तो मुक्तक काव्य में 3 लिख लीजिए। नंबर 1 में मिलन। मिलन देखेंगे इन सब रचनाओं को। मिलन कब की थी? मिलन 1917 ईस्वी में था। मिलन 1917 ईस्वी में। नंबर 2, मिलन के बाद दूसरा था पथिक। दूसरा क्या था? पथिक। पथिक कब की है? पथिक 1920 की थी ना। पथिक 1920 ईस्वी की है। और तीसरी मिलन, पथिक, और एक था स्वप्न। स्वप्न, स्वप्न कब की है? ये 28 की होगी, 29 की, 1929 ईस्वी। तो ये 3 रचनाएं जो हैं रामनरेश त्रिपाठी की, इनमें 3 में देखिए कि मिलन 17, पथिक 20 और स्वप्न 29, ये तीनों क्या है? ये तीनों मुक्तक काव्य हैं। नंबर 2 पर आइए और नंबर 2 पर लिख लीजिए 1 सेकेंड। मिलन, पथिक और स्वप्न इनका मुक्तक काव्य नहीं है, प्रबंध काव्य है। प्रबंध और खंड काव्य है। गलत हो गया जी, सॉरी 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 सॉरी। मुक्तक काव्य तो इनका एक ही है
और वो मानसी है 1927 में। तो ये पहला क्या था, खंड काव्य था, प्रबंधात्मक खंड काव्य। तो प्रबंधात्मक खंड काव्य में ये 3 हो गए, ठीक है। प्रबंधात्मक खंड काव्य कौन कौन हो गए, 3 हो गए, मिलन 17, पथिक 20, स्वप्न 29। इनका मुक्तक काव्य एक ही है, नंबर 2 में लिखिए मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य इनका एक ही है, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मानसी 1927। मानसी कब की है, मानसी 1927 ईस्वी की है। ये है इनका मुक्तक काव्य। और एक रचना इनकी आती है संकलित काव्य संग्रह, या काव्य संग्रह लिख सकते हैं, काव्य संग्रह, काव्य संग्रह। और काव्य संग्रह इनका मात्र एक है, जिसका नाम है कविता कौमुदी, जो 8 भागों में है। कविता कौमुदी, कविता कौमुदी कितने भागों में है, 8 भागों में। कविता कौमुदी कितने भागों में है, 8 भागों में है। और इसका प्रकाशन वर्ष कब था, 1917 ईस्वी था। ये हो गई इनकी रचनाएं। रामनरेश त्रिपाठी, जन्म 1889 ईस्वी, निधन 1962। रचनाओं में प्रबंधात्मक खंड काव्य में 3, मिलन, पथिक और स्वप्न। मुक्तक काव्य 1, मानसी 1927 ईस्वी। और एक काव्य संग्रह है कविता कौमुदी, जो कितने भागों में है, 8 भागों में, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। अब बात ये आती है कि इनकी कविताओं में है क्या, मिलन में क्या है, पथिक में क्या है, स्वप्न में क्या है, मानसी में क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में तो थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं। कि क्योंकि सीधा प्रश्न तो पूछे नहीं जाएंगे कि इनकी है, अगर इतना होता ये कभी समाप्त हुए, लेकिन इन रचनाओं में क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम वर्ण विषय को देखें, वर्ण विषय, और वर्ण विषय में सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 में किसकी, मिलन की, कि मिलन में क्या है। तो मिलन रचना कब की थी, मिलन 1917 ईस्वी की थी ना, मिलन 1917 ईस्वी, गड़बड़ नहीं लिखा दिए हैं जी, ठीक है, मिलन 1917। इसमें क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बातें याद रखिए इसके बारे में, कि यह तो पहला यह प्रबंधात्मक खंड काव्य है। कैसी रचना है, प्रबंधात्मक खंड काव्य है, प्रबंधात्मक खंड काव्य है, एक बात ये। दूसरी बातें, इसमें विदेशी आक्रमण जो हुए थे, अर्थात विदेशी शासन से मुक्ति एवं देश के उद्धार की भावना है इसमें, ठीक है, लिख सकते हैं, विदेशी शासन से मुक्ति व देश उद्धार, विदेशी शासन से मुक्ति व देश उद्धार की भावना व्यक्त हुई है, व्यक्त की गई। एक बात तो ये हो गई इसमें। और इसमें क्या है, इसमें जनता, शासक जो हैं, शासक, जनता शासक दल का विरोध करती है। महत्वपूर्ण बात यह है, इस पुस्तक में जनता जो है वो शासक दल का विरोध करती है। इस रचना में जनता शासक दल का विरोध करती है, विरोध करती है। देखिए बात क्या है इसकी, थोड़ी सी कथा सुन लीजिए इसमें। इसमें क्या है कि देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर एक नायक हैं, जिसके नाम रहता है आनंद कुमार। अगर बात करें नायक की, तो नायक कौन है, नायक है आनंद कुमार, नायक आनंद कुमार, कहानी के साथ ही आनंद कुमार ये नायक है, ठीक है। देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर आनंद कुमार और जो इसके साथ इसकी एक मित्र रहती है महिला, जिसका नाम रहता है विजया। विजया देश की शत्रुओं से मुक्त कराने हेतु नौका पर सवार होकर निकलते हैं, सवार होकर यात्रा आरंभ करते हैं कि अब हमारे देश को मुक्ति चाहिए। कौन कौन, नायक जो है वो आनंद कुमार, और इसका साथी, इसका साथी कौन रहता है, साथी रहता है विजया,
साथी कौन है? विजया। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं कि देश को शत्रुओं से मुक्त कराना है, इसलिए नौका पर सवार होकर निकलते हैं देश को मुक्त कराने के लिए। यात्रा आरंभ करते हैं। यात्रा में ही रहते हैं कि तेज आंधी आती है। तेज आंधी आने से नौका टूट जाती है और युवक जो होता है उसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु इसमें दिखाया क्या गया है ये समझिए कि आनंद कुमार जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और युवक के पिता जो हैं उनको लेके, अर्थात आनंद कुमार को लेके इसके पिता जो हैं एक मुनि के पास जाते हैं और मुनि इसको पुनः जीवित कर देते हैं। बस इसकी कथा इतना में ही है कि आनंद कुमार और विजया देश प्रेम की भावना से द्रवित होकर देश के उद्धार के लिए निकलती हैं। नौका से निकलती हैं और तेज आंधी के कारण नौका क्या होती है? टूट जाती है, जिसके कारण आनंद कुमार की मृत्यु हो जाती है। इनके पिता को जब ये पता चलता है तो ये अपने बच्चे को लेकर एक मुनि के पास जाते हैं, एक तपस्वी के पास जाते हैं। वो इनको जीवित कर देते हैं आनंद कुमार को, और जीवित कर देने के बाद इसी के प्रयास से ही फिर देश की रक्षा होती है। तो ये इसमें दिखाया गया है। और यही लोग जो थे वो जनता जो थे शासक दल का विरोध भी करते हैं। और बातें लिख लीजिए। इसमें प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण है, बस इतना याद रखिएगा। प्रेम के उदात्त स्वरूप। उदात्त समझते हैं? उदात्त का मतलब होता है महान। प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण, ये नायक का नाम जरूर याद रखिएगा। प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण है इस पुस्तक में। किसमें? मिलन में। तो मिलन में की घटनाएं ये थी। ठीक है, मिलन हो गया। मिलन के बाद दूसरी रचना है इनकी पथिक। मिलन के बाद दूसरी रचना कौन सी है? पथिक। पथिक कब की थी? 1920 ईस्वी की। दूसरी रचना पर आइए और लिखिए पथिक। पथिक में क्या है? पथिक कब की है? 1920 ईस्वी की। यह भी कैसी रचना है? यह भी प्रबंधात्मक खंड काव्य ही है। शुरू में ही लिखा दिए थे। यह रचना भी कैसी है? यह भी प्रबंधात्मक खंड काव्य भी है। इसमें उपनिवेशवाद से मुक्ति का चित्रण किया गया है। उपनिवेशवाद से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए, इस बात का चित्रण इस रचना में किया गया है। जीवन के कष्टों से जीवन में इतनी कष्ट होती है कि एक भिखारी रहता है, एक गरीब रहता है, वो अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर प्रकृति के गोद में चला जाता है। मतलब अपने जीवन से इस प्रकार उब चुका है। ठीक है, समाज से, क्योंकि उपनिवेशवाद का चित्रण है तो समाज से इस प्रकार उब चुका होता है। इस रचना में पथिक जो है, एक गरीब रहता है भिखारी, तो वो अपने जीवन से इस प्रकार उब चुका है कि अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर चला जाता है, जिस प्रकार गौतम बुद्ध चले गए थे। ठीक है, तो छोड़कर ये चला जाता है। पत्नी उसे खोजने निकलती है, बहुत खोजने के बाद भी उसको पता नहीं चलता है। साधु द्वारा प्रबोधित होकर एक साधु मिलते हैं। किनको? इस पुरुष को जो छोड़कर निकलते हैं। साधु द्वारा उसे ज्ञान देने पर, अर्थात सिखा देने पर, वो जनता के राजा का, जनता पर जो राजा अत्याचार करती है उसका वो विरोध करती है। पत्नी इसको ढूंढते ही रहती है कि मेरा पति कहाँ चला गया है, लेकिन वो मिलता नहीं है। बल्कि वो एक ऋषि के पास चला जाता है। प्रकृति की गोद का मतलब जंगल, जंगल में चला जाता था। तो एक ऋषि, नहीं समझ में आया? अरे गधा कहीं का। पथिक में है क्या? पथिक में एक भिखारी रहता है। ऐसे कथा सुनो तुम लोग, नहीं समझ में आता तो। पथिक में एक भिखारी रहता है। वो भिखारी क्या होता है कि अपने जीवन से उब चुका है। तो अपने जीवन से क्यों उब चुका है? पत्नी और पुत्र के या पुत्री के कारण नहीं, बल्कि समाज से। समाज में वो इतनी गरीबी को झेला है कि उसका मन उब चुका है, टूट चुका है वो। तो अपनी पत्नी और बच्चे को सोए छोड़ देता है और अपने आप को जंगल की ओर प्रस्थान करेगा, नहीं जंगल में चला जाता है, प्रकृति की गोद में चला जाता है। इस रचना में जो कहा गया है, प्रकृति की गोद में चला जाता है। पत्नी को जब पता चलता है कि हमारे पति नहीं हैं, वो खोजने निकलती है, बहुत उसको ढूंढती है। इसी बीच में वो जो पथिक रहता है, अर्थात वो भिखारी गरीब जो रहता है, वो एक ऋषि द्वारा उसे जब ज्ञान की कुछ प्राप्ति हो जाती है तो वो एक राज्य में आता है और उस राज्य में देखता है कि राजा जो है प्रजा पर बहुत अत्याचार करता है। तो वो राजा का विरोध करता है। राजा का विरोध करता है तो राजा उस पथिक को मृत्युदंड दे देता है, उसको मृत्युदंड मिल जाता है। उसके बलिदान से क्या होती है कि जनता में जागृति आ जाती है, जनता जाग जाती है और जनता के जागने से
राजा को वो देश से निकाल देती है। जनता में इतनी पावर होती है कि वो राजा को ही देश से निकाल देती है। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद इस रचना में गांधीवाद का कुछ झलक भी मिलता है। तो इस बात को, इसमें उसका नाम नहीं दिया गया, पथिक का नाम क्या रहता है ये इसमें नहीं आता है, ठीक है। इसमें भारतीय नारी के आदर्शों की प्रतिष्ठा भी की गई है, इसमें गांधीवाद की भी बात की गई। इसकी कथा इतनी ही थी, बस शॉर्ट में समझा दिया आप लोग को कि इसमें एक पथिक रहता है, एक यात्री, एक गरीब भिखारी रहता है, जो समाज के उपनिवेशवाद या समाज के जो व्यवहार है उससे तंग होकर अपने पत्नी और पुत्रों संतानों को सोई छोड़ देता है और गौतम बुद्ध के जैसा निकल जाता है। कहाँ चला जाता है, जंगल यानी प्रकृति की गोद में चला जाता है। कुछ समय के पश्चात वहाँ उसे एक ऋषि से मुलाकात होती है और ऋषि द्वारा इसको कुछ ज्ञान मिलता है, तो इसको लगता है कि संसार सब मोह माया है, ठीक है। जिस व्यक्ति में वैराग्य की भावना हो जाती है उसे संसार मोह माया ही लगता है, परंतु अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, ठीक है। वो अपने लिए उसको मोह माया लगता है, लेकिन अगर उसके सामने दूसरे को कष्ट दिया जाता है तो उसको कष्ट होती है। तो जब वो एक राज्य में आता है तो देखता है कि यहाँ का राजा जो है प्रजा को बहुत तंग कर रहा है, प्रजा परेशान हो रहती है, इसलिए वो राजा का विरोध करता है। राजा इस भिखारी को, इस गरीब को मृत्युदंड दे देती है। इसकी मृत्यु से क्या होती है, जनता में जागृति आती है, जनता जाग जाती है और जनता उस राजा को देश निकाला कर देती है। इसके पश्चात इसमें गांधीवाद की प्रतिष्ठा की गई है। इसके पास इसमें भारतीय नारी के आदर्श स्वरूप की प्रतिष्ठा भी की गई है। अब थोड़ी सी बात इसके बारे में लिख लीजिए, कैसी रचना है यह, तो यह प्रबंधात्मक खंड काव्य है। प्रबंधात्मक, कथा तो सुना दिए ना, प्रबंधात्मक खंड काव्य है ये, प्रबंधात्मक खंड काव्य है। दूसरी बात इसमें या इस रचना पर गांधीवाद का प्रभाव है, गांधीवाद का प्रभाव है, और इसमें भारतीय नारी के आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है। इस रचना में भारतीय नारी के आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है। इस रचना में भारतीय नारी के आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है, भारतीय नारी के आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है। और देखिए इस रचना में जो द्विवेदी युगीन प्रवृत्ति थी और सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी क्या, इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का मतलब आप लोगों को पहले क्लास में भी समझाए थे कि किसी भी घटना या किसी भी चरित्र का बार बार बखान करना इतिवृत्तात्मकता कहलाती है। वो इतिवृत्तात्मकता का प्रभाव इस रचना पर भी पड़ता है, ठीक है। तो इस रचना के बारे में इतना ही पर्याप्त था। तो इसके बाद दो रचना हम लोग देख चुके हैं, मिलन और पथिक। तीसरी रचना है स्वप्न, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, स्वप्न में क्या है। अगर स्वप्न की बात करें नंबर 3 कि स्वप्न में क्या है, स्वप्न कब की है, स्वप्न 1929 ईस्वी की थी, स्वप्न 1929 ईस्वी। क्या है इस रचना में, तो इसमें विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव व्यक्त हुआ है। कैसी रचना है, तो प्रबंधात्मक खंड काव्य है ये, प्रबंधात्मक खंड काव्य है। ये बात तो पहले ही समझ में आ गया, प्रबंधात्मक खंड काव्य है। नंबर 2 क्या है इसमें, विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव भी है इसमें, ठीक है। चलिए अब इसमें एक कथा आती है, फिर तीनों में एक कथा है और महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है इसमें एक कथा ये आती है कि विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव, इसका मतलब ये हुआ कि देश की रक्षा के लिए माताएं और पत्नियां जो हैं माता अपने पुत्रों को और पत्नी अपने पतियों को देश की रक्षा के लिए भेजती है, ठीक है। इसमें एक नायिका है जिसका नाम है, लीजिए नायिका जरूर याद रखिए, इसमें एक नायिका है, नायिका का नाम रहता है सुमना। नायिका का नाम क्या रहता है, सुमना,
नायिका कौन है? सुमना। सुमना को बहुत लज्जा आती है मन में। क्यों लायक आती है? क्योंकि सुमना के जो पति हैं, इसके जो पति देव हैं, ठीक है, इसके जो पति हैं, इसका नाम रहता है बसंत कुमार। क्या नाम रहता है इसका? बसंत कुमार। सुमना के जो पति हैं उसका नाम रहता है बसंत कुमार। बसंत कुमार सुमना के आकर्षण में इस तरह से बंधा हुआ है कि वो देश की रक्षा के लिए जाना नहीं चाहता है। तो इस बात का ताना पड़ोस के लोग भी देते हैं कि हमारे पुत्र चले गए, हमारे पुत्र चले गए, हमारे पति लोग चले गए देश की रक्षा के लिए। एक तुम्हारा पति है कि कहीं देश में इस प्रकार की संकट है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता है। तो सुमना को अपने पति का जो इसके प्रति आकर्षण है, सुमना के प्रति, इसके कारण वो कहीं जाना नहीं चाहता है, उसके आकर्षण में बंधा रहता है और वो देश सेवा करना नहीं चाहता है। ठीक है, सुमना देश सेवा के लिए निकल पड़ती है, बोलती है कि जब तुम नहीं जाओगे तो मैं ही जाता हूँ। ठीक है, तो सुमना क्या करती है, वही पति को छोड़ के देश सेवा के लिए निकल जाती है। जब सुमना देश सेवा के निकलती है तो बसंत कुमार को इस बात से प्रेरणा मिलता है और वह देश सेवा का व्रत ले लेता है कि एक नारी होकर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सुमना जो है, ये बसंत कुमार जो है, ये व्रत ले लेता है कि जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं होगा तब तक हम कभी भी इससे बात नहीं करेंगे और इसके आकर्षण में नहीं आएंगे, और ये देश सेवा का व्रत उठा के चल देता है। वीरता से लड़ता है, वीरता से दोनों लड़ता है बसंत कुमार, शत्रुओं के विरुद्ध वीरता से लड़ता है और विजय को प्राप्त कर लेता है। यही कथा है स्वप्न की। आ गई बात समझ में? अगर समझ में नहीं आती है तो क्लास खत्म होने के बाद लोड हो जाता है ना यूट्यूब पर, तो उसको दोबारा सुन लीजिएगा कि क्या हम बोले हैं। ठीक है, तो इस बात का इसमें चित्रण किया गया है, बस इतना ही याद रखिएगा आप लोग। पति यार तो नायक है ना, ये तुम लोग भी लंपटे हो। जब नायिका सुमना, तो इसका पति बसंत कुमार नायक हो गया। तो स्वप्न की बात ये हो गई। तो आप लोगों को 3 रचना हम लोग देख चुके हैं, स्वप्न देख चुके हैं। अब बचा मानसी। देखो मानसी क्या है? मानसी एक इनका मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य क्या होता है? जिसमें फुटकल कविताओं का संकलन रहता है, अर्थात एक लाइन दूसरी लाइन से मैच ना खाती हो, एक लाइन दूसरी लाइन के विरुद्ध हो या उसके समान ना हो, तो मुक्तक कहलाती है। तो इसमें क्या है, ये फुटकल कविताओं की रचना है। इनकी कुछ पंक्तियां जो है वो प्रसिद्ध है, और लिखिए लिखिए रामनरेश त्रिपाठी की महत्वपूर्ण पंक्तियां, रामनरेश त्रिपाठी की महत्वपूर्ण पंक्तियां, बस महत्वपूर्ण पंक्तियां, इनकी पंक्तियां मोस्ट है, याद रखने लायक बात है। पहली पंक्ति लिखिए कि गंधहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। पहली पंक्ति और महत्वपूर्ण पंक्ति है, लिखिए। गंध विहीन फूल है जैसे, गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, चंद्र चंद्रिका का मतलब प्रकाश के बिना। ठीक है, गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, वैसे यूं ही फीका है मनुष्य का, यूं ही फीका है मनुष्य का, यूं ही फीका है मनुष्य का यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन, जीवन प्रेम विहीन। ये इसकी इनकी पहली पंक्ति है। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, याद भी रखनी चाहिए और लिख भी लीजिए। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। दूसरी पंक्ति लिखिए इनकी, पराधीन रहकर, पराधीन रहकर, पराधीन रहकर अपना सुख शोक, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, न कह
सकता है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, केवल पशु ही सह सकता है, पशु ही सह सकता है। ये इनकी दूसरी पंक्तियों कविता होगी। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तीसरी पंक्ति लिखिए। तीसरी पंक्ति, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है। ये भी पंक्ति महत्वपूर्ण है। प्रेम स्वर्ग है और स्वर्ग प्रेम है, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, स्वर्ग प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है। प्रेम असंक अशोक, प्रेम असंक अशोक। दूसरी पंक्ति लिखिए, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है। प्रेम हृदय आलोक, प्रेम हृदय आलोक। ये कुछ पंक्तियां इनकी थी जो अति महत्वपूर्ण है, कम से कम इसको याद रखें। और भी पंक्ति है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र उसके बाद शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। और भी पंक्ति थी, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम वही है जिससे तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, देश प्रेम यह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग में विचलित। और महत्वपूर्ण पंक्तियां और भी हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण पंक्तियां थी 3, इसलिए आप लोग को हम लिखा दिए। कुछ विशेष बातें इनके बारे में याद रखें। कुछ विशेष बातों में पहली बात तो ये याद रखें कि ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं, ये स्वच्छंदतावादी ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं, एक बात ये। दूसरी बात ये हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये हिंदी में, ये मतलब कौन, ये का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं जी, क्या नाम था, रामनरेश त्रिपाठी। ये हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। एक बात ये महत्वपूर्ण हो गया। देखिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद के पहले कवि को हम लोग कल देख चुके थे, श्रीधर पाठक को। आज ये दूसरे कवि हुए थे स्वच्छंदतावादी कवि। तो और हिंदी में ये बाल साहित्य के प्रमुख कवि के रूप में जाने भी जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए। अगले कवि को के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर अगले कवि लिखिए। ये तो हो गए ना, इनमें तो और कुछ नहीं जानना था ज़्यादा। रामनरेश त्रिपाठी। तो रामनरेश त्रिपाठी आज के ये 9वें कवि हुए रामनरेश त्रिपाठी, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 3 में यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज रामनरेश त्रिपाठी हो गए। और रामनरेश त्रिपाठी के बाद अगले कवि आज लिखिए। अगले कवि के रूप में आज सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को। आज के ये दूसरे कवि हैं, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को मूलतः ये समझिए कि इनको ब्रज का पहरेरी कहा जाता है। ये ब्रज भाषा के जबरदस्त कवि थे। हिंदी का प्रहरी कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को, और ब्रज का प्रहरी कहा जाता है
किनको? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को। चलिए इनके बारे में समझते हैं। पहली बात तो ये कि इनका जन्म कब हुआ। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में। ठीक है। अगर निधन की बात करें कि इनका महापुरुष का निधन कब हुआ, इनका निधन हुआ था 1932 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, जन्म 1866 और निधन 1932। इनके पिताजी का नाम क्या था? पिता का नाम, अगर इनके पिता का नाम देखें तो इनके पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास। माता, माता का नाम क्या था? माता का नाम था माया देवी। माता का नाम माया देवी। ठीक है। अब इनके उपनाम देखिए, और इनके उपनाम महत्वपूर्ण है। उपनाम, उपनाम में पहला जरूर याद रखेंगे, इनका उपनाम है जकी। जकी, जकी उपनाम से ये उर्दू में रचना किया करते थे। ठीक है। इस नाम से उर्दू में रचना करते थे। जकी उपनाम से किस में रचना किया करते थे? उर्दू में रचना किया करते थे। दूसरा उपनाम था ब्रज का प्रहरी। ब्रज भाषा का प्रहरी, ब्रज भाषा का प्रहरी इनको कहा जाता है। और खड़ी बोली अर्थात हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। ठीक है। हिंदी का लिख ही लीजिए थोड़ा सा नोट में, यहाँ पे नोट में एक लाइन लिख लीजिए। नोट, हिंदी का प्रहरी, हिंदी का प्रहरी कहा जाता है कि इनको पुरुषोत्तम दास टंडन को। इनके पिताजी का नाम पुरुषोत्तम था, वो नहीं, अलग थे ये, पुरुषोत्तम दास टंडन को। एक बात ये। दूसरी बात, खड़ी बोली का प्रहरी, खड़ी बोली का प्रहरी, खड़ी बोली का प्रहरी कहा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ये बात आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर ब्रज भाषा का प्रहरी का बात करें तो ब्रज भाषा का प्रहरी कौन थे? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन। खड़ी बोली का प्रहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये इनके उपनाम हो गए। उपनाम नंबर 3, इनको भक्ति काल और एवं रीति काल का समन्वयक कवि कहा जाता है। भक्ति काल व रीति काल का समन्वयक कवि, भक्ति काल व रीति काल का समन्वयक कवि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी रचनाओं में कुछ उसी प्रकार का भान भी आता है, इसी कारण से इनको उस कहा जाता है रीतिकाल और भक्तिकाल का घोर समन्वयक कवि। क्योंकि ये ब्रज भाषा के घोर जो थे समर्थक थे, ये ब्रज भाषा के घोर समर्थक माने जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसे ये सब बातें लिख लीजिए। ये 3 इनके उपनाम हो गए। कुछ अन्य देख लीजिए, अन्य बातें। पहली बात तो ये कि ये ब्रज भाषा के घोर, ब्रज भाषा के घोर समर्थक थे, ब्रज भाषा के घोर समर्थक थे। एक बात ये, इन्होंने खड़ी बोली के जो समर्थक हुए थे, खड़ी बोली हिंदी के जो समर्थक हुए थे, तो उनको बाबू जगन्नाथ रत्नाकर ने हठी और मूर्ख भी कहा था। इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा। यानी कि जो ब्रजभाषा को मानते थे वो इनके लिए आदरणीय थे,
और जो ब्रजभाषा को नहीं करते थे, जो खड़ी बोली की अनुशंसा करते थे, खड़ी बोली में रचना किया करते थे, उनको इन्होंने क्या कहा? हठी और मूर्ख कहा। अच्छी बात है ना। ये आधुनिक ब्रजभाषा ये आधुनिक ब्रजभाषा या आधुनिक ब्रजभाषा के बृहत्त्रयी में शामिल है। ये आधुनिक ब्रजभाषा के बृहत्त्रयी में शामिल, बृहत्त्रयी मतलब 3 बड़ों में शामिल है। अच्छा जी बताइए कि आधुनिक ब्रजभाषा के बृहत्त्रयी में कौन कौन है? बृहत्त्रयी में शामिल है एक, तो 2 विद्वान तो और होंगे ना। जैसे बृहत्त्रयी का मतलब 3 बड़े, तो 3 बड़े में एक बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर हो गए, तो 2 और कौन है जो आधुनिक ब्रजभाषा के बृहत्त्रयी कहलाते हैं? तीनों का नाम बताइए। नहीं पता, अच्छी बात है। आधुनिक ब्रजभाषा के जो बृहत्त्रयी हैं उसमें 3 विद्वान आते हैं। पहले का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सब कौन पढ़ेगा? हम इतना भी कम से कम आप लोग को पता होना चाहिए। दूसरे में आते हैं सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और तीसरे और अंतिम में आते हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये 3 विद्वान जो हैं, ठीक है, ये 3 विद्वान जो हैं वो क्या कहलाते हैं? आधुनिक ब्रजभाषा के बृहत्त्रयी कहलाते हैं, अर्थात बड़े 3 कहलाते हैं। ठीक है, अब इनकी हम लोग रचनाओं को देखते हैं बस। चलिए अब रचनाएं, तो रचनाओं में पहले हम लोग देख लेते हैं खंड काव्य और प्रबंध काव्य। रचनाएं, और रचनाओं में बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर में पहले देखते हैं क्या देख लें? प्रबंधात्मक खंड काव्य देख लीजिए। प्रबंधात्मक खंड काव्य, तो प्रबंधात्मक खंड काव्य में कौन कौन सी रचनाएं आएंगी उनको हम लोग देखते हैं। तो प्रबंधात्मक खंड काव्य में नंबर लिखते चलिए। नंबर 1 हिंडोला, नंबर 1 में हिंडोला। हिंडोला कब की थी? हिंडोला 1894 ईस्वी की है। नंबर 2 में हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र कब की है? अगर हरिश्चंद्र की बात करें तो हरिश्चंद्र 1906 ईस्वी की है, 1906 ईस्वी। नंबर 3 कलकासी, 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 ये भी 1906 ईस्वी की है। नंबर 4 उद्धव शतक, महत्वपूर्ण रचना है उद्धव शतक। उद्धव शतक कब की है? उद्धव शतक 1929 ईस्वी की है और महत्वपूर्ण रचना भी है। तो ये 4 जो हैं, नहीं, उद्धव शतक, कलकासी, हरिश्चंद्र, एक और रचना है इनकी जो कहलाते गंगा लहरी, सॉरी गंगा अवतरण था, गंगा अवतरण, गंगा अवतरण। गंगा अवतरण कब की थी? गंगा अवतरण 1927 ईस्वी की है। और सबों की भाषा क्या है? सबों की भाषा ब्रज ही है, सभी ब्रज भाषा में रचित हैं। तो ये थे इनके प्रबंधात्मक खंड काव्य। नंबर 2 पर आइए, लिखिए मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य रचनाएं, मुक्तक काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सा है वो देख लीजिए। नंबर 1 में सिर्फ नाम लिख लीजिए, श्रृंगार लहरी, श्रृंगार लहरी। नंबर 2 गंगा लहरी, नंबर 2 में गंगा लहरी। नंबर 3 रत्नाष्टक। नंबर 4
विराष्टक। नंबर 5 विष्णु लहरी। विष्णु लहरी। और एक रचना इनकी और थी, प्रकीर्ण पद्मावली। प्रकीर्ण पद्मावली। ये इनकी 6 रचनाएं हैं जो क्या कहलाती हैं, मुक्तक काव्य संग्रह कहलाती है। ठीक है। उद्धव शतक इनका महत्वपूर्ण रचना है। उद्धव शतक जो चौथा नंबर में है, ये महत्वपूर्ण रचना है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। ज़्यादा इनके बारे में महत्वपूर्ण नहीं है, पूछे नहीं जाएंगे ये। अगर पूछे जाएंगे तो ये सबों में जो है वो पूछे जाएंगे। उद्धव शतक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। नंबर उद्धव शतक, ये महत्वपूर्ण रचना भी है और पूछी भी जा सकती है। उद्धव शतक कब की थी? खंड काव्य है ना उद्धव शतक, तो उद्धव शतक कब की थी? तो उद्धव शतक 1929 की थी ना, 1929 ईस्वी। क्या है ये? तो पहली बात तो ये कि यह प्रबंधात्मक खंड काव्य है। प्रबंधात्मक खंड काव्य है, एक बात ये। दूसरी बात, कुल छंद कितने हैं इसमें उद्धव शतक में? अगर कुल छंद की बात करें, कुल छंद कितने हैं? तो इसमें कुल छंद 118 हैं और कवित्त हैं। 118 कवित्त है इसमें। और इसमें क्या है, इसे दूत काव्य भी कहा जाता है। इसे दूत काव्य भी कहा जाता है। नंबर 4 भ्रमर गीत से संबंधित ये अंतिम रचना है। भ्रमर गीत परंपरा की जो रचनाएं हैं तो उसी के बारे में। भ्रमर गीत से संबंधित अंतिम रचना मानी जाती है ये, अंतिम रचना है ये। देखिए भ्रमर गीत जो थी, भ्रमर गीत कौन सी थी? भ्रमर गीत एक है सूरदास की, तो सूरदास की जो भ्रमर गीत है उसकी जो गोपिकाएं हैं वो भावुक हैं। एक थी भंवर गीत नंददास की, तो नंददास की जो भंवर गीत की जो गोपिकाएं थी वो तर्कशील हैं। और जो उद्धव शतक हैं, और उद्धव शतक में की जो गोपिका है, इसमें वो गोपिका है कृष्ण का वर्णन है, तो इसकी जो गोपिका है वो बाग वैविध्य है। बाग वैविध्य का मतलब बोलने में चतुर है, बोलने में विद्वान है। तो ये बात याद रखिएगा कि सूरदास की जो भ्रमर गीत है उसकी नायिका अर्थात उसकी जो गोपियां हैं वो भावुक हैं। नंददास की रचना है भंवर गीत, भक्ति काल में पढ़े हैं ना, नंददास की रचना भंवर गीत। भंवर गीत की जो गोपियां हैं वो तर्कशील हैं। और उद्धव शतक की जो गोपियां हैं, उद्धव शतक में जो गोपियों का विवाद चलता है, तो उद्धव शतक की जो गोपियां हैं वो बाग वैविध्य हैं अर्थात बोलने में चतुर हैं। इतनी बातें इसके बारे में हो गई। खंड काव्य है, कुल छंद 118 है, इसमें इसे दूत काव्य भी कहा जाता है। यह भंवर गीत से संबंधित अंतिम रचना है। एक रचना इनकी महत्वपूर्ण थी, गंगा अवतरण। कौन सी थी? गंगा अवतरण। गंगा अवतरण की बात करें तो गंगा अवतरण कब की थी? ये 1927 की थी। इसमें के बारे में 2-3 बातें याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं, बस समाप्त हो गया है ये। गंगा अवतरण यह कैसा है? तो यह प्रबंधात्मक खंड काव्य है। प्रबंधात्मक खंड काव्य है, एक बात ये। और इसमें टोटल सर्ग कितना है? अगर टोटल सर्ग की बात करें तो इसमें टोटल सर्ग 13 है। तो इसी के साथ जो है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर हुए समाप्त। ठीक है। अब अगले कवि को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग 2 विद्वान को देखें, अर्थात द्विवेदी युग के 2 कवि को देख लिए हैं। एक तो सबसे पहले इनको रामनरेश त्रिपाठी को देखे, और रामनरेश त्रिपाठी के बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर को देखे हैं।
तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हो गए और एक हो गए रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है, तो 8 पहले हुए थे, रामनरेश त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी 9 में हो गए और 10 में हो गए जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। यानी कि टोटल 10 कवि को हम लोग देख चुके हैं। अब जो कवि बचे हैं इस कालखंड में, उसमें एक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शर्मा शंकर महत्वपूर्ण में। तो अगले क्लास में हम लोग हरिऔध को देखेंगे और हरिऔध के देखने के बाद फिर किसी अन्य कवि पर चलेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। द्विवेदी युग की अगली क्लास अब कल होगी।